नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड लेक्चर नंबर सेकंड है। इस लेक्चर में हम लोग ये लेक्चर जो है सेकंड है और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो पहला लेक्चर था उसमें तो खाली मैंने ब्रीफली बता दिया था और उसमें मैं कोई वेल प्रिपेयर्ड होकर नहीं आया था कि एक्चुअल में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आज जो लेक्चर है इसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि एक्चुअल में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके बेस पर और किस चीज को हम कह सकते हैं। देखिए, आपको मैंने ये भी बताया था कि आर्टिकल जो 368 है उससे हम लोग अमेंडमेंट ला सकते हैं हमारी यानी कि संसद में, और इसके थ्रू हम लोग यानी कि इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम चीजों को क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं या अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में भी और इसमें भी बता रहा हूँ कि आर्टिकल जो 368 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके द्वारा हम लोग क्या ला सकते हैं, एक बड़े स्तर पर एक क्या ला सकते हैं, अमेंडमेंट ला सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें हम इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं। लेकिन वहां पर हम एक चीज को यानी कि अफेक्ट नहीं करेंगे, एक चीज के ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे, जो कि है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको हम लोग यानी कि उसको हम अमेंड नहीं करेंगे। बाकी सब चीजें, चाहे फंडामेंटल राइट हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी चीज की बात हो, हम अमेंड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को, और मुझे सपोर्ट कीजिए जितना हो सके, क्योंकि हम चाहते हैं इस महीने में कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो बढ़ ही जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि क्लियरिफाई करके चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट इज येट डिफाइन द क्लेरिफाई एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो बता के चलता है, बहुत सारे केसों के द्वारा उसने बताया है कि एक्चुअल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। वो अभी नंबरिंग वाइज से मैं आपको बता के चलूंगा फिर, ठीक है। फ्रॉम द वेरियस जजमेंट्स, यानी कि बहुत सारे जो जजमेंट हुए हैं, from the various judgment the following emerge as the basic features of the constitution। बहुत सारी चीजें निकल कर आई जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये सभी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे पास संविधान में लिखित नहीं है कि एक्चुअल में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेकिन बहुत सारे केस निकल कर आए, उस केस के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि कहां कहां पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई कि इसको आप अमेंड नहीं कर सकते, इसको आप अमेंड नहीं कर सकते, इसको आप अमेंड नहीं कर सकते, इसको आप अमेंडमेंट नहीं ला सकते। इसके बेस पर जिस चीज को यानी कि अमेंड करने के लिए रोका, हम उसे कहेंगे कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक फीचर है। तो उसको हम लोग नेमली पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर दे रखा है, पहला पॉइंट दे रखा है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान को, भारत के अंदर किसी भी धर्म को, किसी भी विशेष समुदाय को कोई सुपरमेसी नहीं दी जाएगी, ठीक है। सबसे सुप्रीम हमारे यहाँ क्या है, संविधान। संविधान सबसे ज्यादा सुप्रीम है, संविधान की ही सुनी जाएगी, संविधान की ही सबसे ज्यादा यानी कि बात रखी जाएगी, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, हमारे यहाँ जो कानून व्यवस्था है, जो यानी कि राजनीतिक व्यवस्था है, वो यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है, सोवरेन मतलब स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए। डेमोक्रेटिक मतलब यहाँ पर लोगों का राज होगा, मतलब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलरली किसी एक आदमी का राज नहीं होगा, यहाँ पर लोगों का राज लोगों के द्वारा होगा, ठीक है। रिपब्लिकन मतलब ये गणतंत्र है, ठीक है। यहाँ एक गणतंत्र यानी कि लोग मिलकर अपना यानी कि एक कानून व्यवस्था बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करें, सेकुलर करेक्टर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा सेकुलर करेक्टर का होगा। सेकुलर करेक्टर का इन द सेंस में अगर बोलना चाहूं तो वो किसी धर्म विशेष को एक यानी कि पर्टिकुलरली धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा, वो सभी धर्मों को बढ़ाएगा और अन्यथा किसी को भी नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। चौथा नंबर, सेपरेशन ऑफ द पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, हमारी जो पावर है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीन जगह डिवाइडेड है। लेजिस्लेचर का काम होता है कि कानून को यानी कि इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि उसे एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी का काम होता है अगर किसी कानून में कोई यानी कि कमियां पाई जाती है तो उसे जुडिशियल रिव्यू देकर उसे कहे कि इसमें थोड़ा संशोधन करिए, ये गलत हुआ, यहाँ पर हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन की इस चीज को वायलेट करके चल रहा है, तो इसको दोबारा इंप्लीमेंट करिए। तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या बताना चाहता हूं कि तीन जगह हमारी पावर क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है। जो हम उसके बाद फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल करेक्टर का है। जैसे मैं कहूं तो क्वाजाई फेडरल में से मुझे बोलना पड़ेगा, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है संघीय व्यवस्था का है, संघ यानी कि भारत एक संघ राज्य है, लेकिन उसमें फेडरल
शब्द यानी कि कहने का है, लेकिन हम कहेंगे इंडिया इज द यूनियन ऑफ द ऑल द स्टेट्स, यानी कि हमारे यहाँ जो राज्य सभी सारे राज्य यानी कि हमारे देश को मिलकर बनाते हैं। ठीक है, यहां पर यह भी बोला गया है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, हमारे यहाँ देश की जो इंटीग्रिटी है उसे बढ़ाकर रखनी होगी, और इंटीग्रिटी मतलब एक दूसरे को यानी कि जोड़कर रखना होगा, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, यानी कि देश का भला हो, देश का हित के यानी कि देश के हित में हर कार्य होना चाहिए। वो किस तरीके से होना चाहिए? सोशो इकोनॉमिक एंड जस्टिस, मतलब सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से और न्यायिक तरीके से सभी कार्य होने चाहिए। फिर आगे बात आती है जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई भी यानी कि ऐसा कार्य देखने को मिलता है जहां पर यानी कि हमें कुछ अनहोना होता है, तो वहां पर हमें जुडिशियल रिव्यू एक देखने को मिलेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट का। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसको क्या है? उसको आजादी है, ठीक है, स्वतंत्रता है, ठीक है, और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व है, उसका आधार है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ क्या है? मैं तुम्हें एक बात पहले बोल के चल रहा था कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो कोई यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, फिर उसके बाद रूल ऑफ लॉ, यहाँ पर यानी कि किसी भी पार्टी का रूल नहीं होगा, मतलब कोई ये कहे कि हमारा ही रूल चल रहा है, किसी एक पर्टिकुलर आदमी का रूल चल रहा है, किसी किंग का या क्वीन का रूल चल रहा है, नहीं। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ मतलब हमारे यहाँ कानून का ही रूल होगा, शासन होगा। ठीक है, 12वां क्या कहता है कि हार्मनी एंड द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कहने का मतलब यहां पर यह है कि हार्मनी मतलब एक बैलेंस बनाकर रखा जाएगा किसके बीच में? फंडामेंटल राइट। हार्मनी मतलब सजगता, सहजता। ठीक है, मतलब ना तुम मुझसे ऊपर हो ना मैं तुमसे ऊपर हूं, हम आराम से एक बैलेंस बना के चलेंगे बिटवीन फंडामेंटल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब जो हमारे मूल अधिकार हैं और हमारे राज्य के निर्देशक तत्व जो हैं उनको, देश के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, यहां पर यानी कि एक सिद्धांत को भी फॉलो करके चला जाएगा जो बेसिक स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा। प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी मतलब हर एक व्यक्ति को बराबर माना जाएगा हर एक कार्य में। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि यहां पर किसी पार्टी को विशेष को यानी कि बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, हर एक पार्टी को यानी कि उसका अधिकार है उसका प्रचार प्रसार करने का। फ्री मतलब पूर्ण तरीके से, कोई पैसा वैसा नहीं लगाना होगा आपको, फ्री तरीके से यानी कि इलेक्शन होगा। और फेयर मतलब कोई भी आपसे यानी कि किसी टाइप का पैसा टका नहीं लिया जाएगा, आप यानी कि एक निष्पक्ष टाइप का, मतलब कहते नहीं है हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, दोनों तरफ से दोनों पार्टी आएंगी अपना यानी कि 2 या 3 जो भी जितनी पार्टी है सब अपना इलेक्शन कराएंगी, जो पार्टी यानी कि जीतेगी उसको यानी कि वहां का यानी कि रूलिंग पार्टी बोल दिया जाएगा। ठीक है, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे वो यानी कि पंचायती राज में हो, और चाहे वो हमारा सेंट्रल लेवल पर यानी कि यूनियन लेवल पर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट हो। ठीक है, उसी तरीके से हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, मतलब हमारी जो जुडिशरी है उस पर कोई भी यानी कि किसी का फोर्स नहीं है कि आप किसी के आपको फोर्स यानी कि जुडिशरी पर फोर्स बनाया जाए कि आपको इसके पक्ष में न्याय देना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पर जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से कार्य करेगी, उसमें किसी की दखलंदाजी की जरूरत नहीं है, वो अपने मन से जो न्याय होगा उसी न्याय तरीके से अपना विचार और विमर्श देगी। ठीक है, अपना यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू होगा उसको देगी। लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर है, ये नहीं कि बहुत सारी पावर है कि आप जो चाहो अमेंड कर दो, क्योंकि लिमिटेड पावर वहां से हो जाती है क्योंकि हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसके पास क्या है? एक लिमिटेड पावर है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, किसी भी नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। 17 क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, मतलब हर एक व्यक्ति को अधिकार है वो जस्टिस पाने के लिए, उसको अधिकार है वो एक्सेस मतलब एक अधिकार में एक किस्म से यानी कि उसकी पहुंच होनी चाहिए जस्टिस पाने के लिए। 18 क्या बोलता है? प्रिंसिपल अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, मतलब प्रिंसिपल क्या अधिकार है जो अंडरलाइन कर रहे हैं किसके? फंडामेंटल राइट्स के लिए। 19 क्या बोलता है? पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 30, यानी कि हमारे पास यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 32 एंड 136, 141 एंड 142, ये सभी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पावर इसके अनुसार यानी कि वो दखलंदाजी कर सकती है। ठीक है, उसके बाद जो 20 है वो क्या बोल रहा है कि पावर ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की क्या पावर है? आर्टिकल 226 मैंने पहले भी बताया था, 227। ठीक है, मैंने 32 के अकॉर्डिंग भी बताया था और 226 के अकॉर्डिंग भी बताया था कि ये दखलंदाजी कर सकते हैं। अब बात आती है कि एक्चुअल में किस केस के अंदर कौन सा यानी कि एलिमेंट्स आया बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसे डिक्लेयर किया गया, ये यानी कि एक क्या बोलूं मैं
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको आप अमेंड नहीं कर सकते। एक बहुत ही फेमस केस हुआ जिसको यानी कि केशवानंदा भारती केस के नाम से जाना जाता है, और इसे यानी कि फंडामेंटल केस के नाम से भी, फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल राइट केस के नाम से भी जाना जाता है। ये केस जो आया था 1973 में आया था, और ये बहुत ही पॉपुलरली उस वक्त यानी कि उस वक्त के समय पर पॉपुलरली नोन था, मतलब बहुत जाना जा रहा था केस, क्योंकि इसने ऐसी स्थितियां यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आगे और यानी कि पार्लियामेंट के सामने खड़ी कर दी थी कि सबके हाथ यानी कि दंग रह गए थे इस यानी कि इसको लेकर। हालांकि इस केस को तो मैं जानता हूं, अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये लगभग बहुत ज्यादा समय ले लेगा, लेकिन मैं इतना ना बताते हुए मैं इसे शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा इन चीजों को। लेकिन बाद में एक लेक्चर ऐसा होगा जिसमें वो सभी चीजें लेकर आऊंगा जो आपको यानी कि जानना चाहिए कि एक्चुअल में केशवानंदा भारती केस क्या था, मिनर्वा मिल्स केस क्या था, इंदिरा नेहरू केस क्या था, ठीक है, ये गोलकनाथ केस था, शंकरी प्रसाद केस क्या था, ये सभी चीजें मैं एक लेक्चर में लेकर आऊंगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड बोला कि सेपरेशन ऑफ द पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। उसने ये भी कहा कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप इसमें अमेंडमेंट कर पाए कि जो पावर डिवाइडेड है पहले से लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड यानी कि जुडिशरी के बीच में, आप इसको अमेंड नहीं कर पाएंगे। ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। थर्ड उन्होंने बोल दिया कि पब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि रिपब्लिक, यानी कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो रिपब्लिक यानी कि रिपब्लिक है, मतलब जनों के द्वारा बनाया हुआ। डेमोक्रेटिक मतलब जनतंत्र है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है किस प्रकार की है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक टाइप की है। उसी केशवानंदा भारती केस में चौथा पॉइंट में बताना चाहूंगा सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ जो यानी कि जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया कि सेक्युलर कैरेक्टर हमारा एक बेसिक फीचर है, वो किसके द्वारा आया था, वो हमारे केशवानंदा भारती केस के द्वारा था। अब यहाँ पर एक बात उठती है कि क्या प्रिलिमिनरी में यहां से क्वेश्चन आ सकता है? यस, ये पूछ सकता है कि किस केस में सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, तो आपको केस दे दिया जाएगा केशवानंदा भारती केस, गोलकनाथ केस, ठीक है। इसी तरीके से आपको उसमें दे देगा इंदिरा नेहरू केस। तो इस तरीके से 3-4 पॉइंट दे देगा और आपको यानी कि कंफ्यूज करेगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने किसमें किस केस को पढ़ा है, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अब यहां पर बात आती है 5वें पॉइंट की, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, यानी हमारा यानी जो फेडरल करेक्टर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, मतलब यानी कि राज्य और यानी कि पूरे सेंट्रल को जो लेकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है उसको आप अमेंड नहीं करेंगे। जहां पर ये बात आती है तो ये क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको भी यानी कि केशवानंदा भारती केस में बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। सोवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत की जो यानी कि मतलब स्वतंत्रता है और यूनिटी है, यूनिटी मतलब एकता है, उसको आप अमेंड नहीं करेंगे क्योंकि ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद 7वां पॉइंट ये बोलता है कि फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वतंत्रता है, उसकी एक कुछ डिग्निटी है, मतलब उसका कुछ अस्तित्व है प्रत्येक व्यक्ति का, आप इसे भी अमेंड नहीं करेंगे अगर किसी केस में ऐसा कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि यह भी एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है कि मैंडेट टू पब्लिक एंड वेलफेयर ऑफ द स्टेट, यानी कि यहां पर इसने बोला कि मैंडेट टू बिल्ड, किसी भी यानी कि चीज को यानी कि बनाने की कोशिश करना, और यानी कि हमारे देश के लिए, स्टेट के लिए, उसको भी हम लोग क्या एक ट्रीट करके चलेंगे, एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है जिसमें हम लोग स्टेट और यानी कि सेंटर की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, आप उसको भी अमेंड नहीं करेंगे। जिसके बाद एक केस आता है इंदिरा नेहरू केस, ये भी बहुत फेमस केस था उसके समय पर, 1975 में आया था, जस्ट यानी कि केशवानंदा भारती केस के बाद, यानी कि 2 साल के बाद। इस केस में बताया गया कि इंडिया एज एन सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि इंडिया क्या है, एक सॉवरेन राज्य है, मतलब अपना यानी कि अपने जितने भी निर्णय है स्वयं लेने के लिए अधिकारी है, उसके ऊपर कोई भी यानी कि पार्टी विशेष या उसके ऊपर कोई भी यानी कि फॉरेन कंट्री का आधिपत्य नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो भारत यानी कि जो हमारा एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया एज एन सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को भी माना जाएगा, इसको भी आप अमेंड नहीं कर सकते। सेकंड क्या बोलता है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो सरकारी काम है या मतलब जो जनहित में काम है उनमें बराबर क्या यानी कि भागीदारी, मतलब यानी कि बराबर का हक देना चाहिए, किसी को दबाया जाना नहीं चाहिए, किसी को यानी कि फेवर में लाने की जरूरत नहीं है, बराबर, मतलब जो आप कंपटीशन रखी गई है, कंपटीशन के थ्रू अगर किसी को आप लाना चाहते हैं तो वो आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है सेक्युलरिज्म एंड द फ्रीडम ऑफ द कंसाइंस एंड द रिलीजन। कहने का मतलब यहां पर यह है कि सेक्युलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन, किसी भी यानी कि सेक्युलरिज्म मतलब यानी कि किसी यानी कि सेक्युलर मतलब आप अपने
जो चीज आपने कही हो सही हो और उस पर आप तटस्थ रहें, यही सेकुलर कहलाता है। और फ्रीडम मतलब आजादी है कंसाइंस करने की आप किसी भी रिलीजन को। कहने का मतलब यहाँ पर आपको आजादी है, आप किसी भी धर्म को अडॉप्ट करें, ठीक है। आप किसी धर्म को आप मानते हैं, आपको किसी धर्म के लिए आपको यानी कि कोई प्रेशर या कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, ये भी क्या है, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे यहाँ कंट्री में जो रूल होगा वो खाली लॉ के द्वारा चलाया जाएगा, ना कि किसी को, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट का रूल होगा, ना कि किसी मैन का। अगर हम कहें कि हम यहाँ पर हमारे यहाँ मोदी का शासन चल रहा है, ऐसा नहीं है। हम ये कहेंगे मोदी की जो गवर्नमेंट है उसका रूल चल रहा है, यानी कि उसके जो गवर्नमेंट है वो एक कानून है, उसके द्वारा कानून चल रहा है। वो खाली एक क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है जो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि उसका कोई शासन चल रहा है, ठीक है। उसका इतना अधिकार नहीं है कि वो किसी को जीना हराम कर दे या मतलब ऐसा कुछ भी, ऐसा नहीं है। फिर उसकी बात आती है जुडिशियल रिव्यू। किसी भी मतलब जुडिशियल रिव्यू देखना होगा, मतलब आप किसी एक्ट को पारित करते हैं तो उसमें आपको जुडिशियल रिव्यू लेना पड़ेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या बोल रहा है, अगर सही है तो ठीक है, वरना आप उसे अमेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मैंने पहले बताया था, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में केस आता है मिनर्वा मिल्स केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस था, एक मिल के लिए केस आया था 1980 में, ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यानी कि हमारे जो पार्लियामेंट है उसको खाली लिमिटेड पावर है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर पाए, पूर्ण तरीके से नहीं कि हर जगह आप अमेंडमेंट लेकर चले, फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर दें जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, ऐसा नहीं है। जुडिशियल रिव्यू पहले बताया, वो भी इसमें भी रखा गया। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कहने का मतलब यहाँ पर हार्मनी मतलब बराबर की बात कर रहा है, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो यहां से भी कुछ केस उठ सकता है कि इन विच केस सुप्रीम कोर्ट सेज इट्स अ फंडामेंटल इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डैश डैश करके दे देगा तुम्हें कि बैलेंस बिटवीन हार्मनी एंड द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो आपको वहां पर बहुत सारे केस दे रखे होंगे, 4 से 5 केस, सॉरी 3 से 4 केस दे रखे होंगे, और उसमें से आपको बताना होगा विच केस कंटेन दिस टाइप ऑफ फिलोसॉफी या दिस टाइप ऑफ एक्ट, दिस टाइप ऑफ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको बताना होगा। तो उस वक्त आपको ध्यान में होना चाहिए कि मिनर्वा मिल्स केस में ये बात कही गई है। तो यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। सेंट्रल कोड एंड फील्ड लिमिटेड केस, यानी कि सेंट्रल कोल यानी कि जो केंद्रीय यानी कि कोल संस्थान था उसके, यानी जो लिमिटेड केस के नाम से भी, यानी कि सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड केस के नाम से जाना जाता है, जो 1980 में आया था, जिसमें बताया गया था इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, यानी कि जो इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस मतलब आपके पास एक अधिकार होना चाहिए जस्टिस को पाने का। लास्ट पॉइंट है जो यानी कि भीम सिंह जी यानी कि केस में आया था, जिसमें यानी कि बोला गया था वेलफेयर ऑफ स्टेट। वेलफेयर स्टेट मतलब यानी कि देश भले हित में होना चाहिए, किस सेंस में, सोशियो इकोनॉमिक एंड जस्टिस। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो स्टेट है उसमें क्या होना चाहिए कि सोशली तरीके से उसमें यानी कि वेलफेयर मिलना चाहिए आदमी को, इकोनॉमिक तरीके से और जस्टिस तरीके से, ठीक है। ये सभी इस लेक्चर की कुछ बातें थी, मैंने जो आपको बता दिया। इसी तरीके से हमारा 11 चैप्टर जो था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने यानी कि पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है मुझे माफ करना मेरे भाइयों, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की, कमी रह गई हो तो मुझे माफ करना, कमेंट करना कि कहाँ पर कमी है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं एक अगले लेक्चर में अगले विचार अगली विचारधारा के साथ। नमस्कार।